हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी सेट प्रैक्टिस का मेरा 13वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 12 लेक्चर इसी किरण पब्लिकेशन का टोटल अपलोड कर दिया। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिएगा। आज मैं रेलवे एनटीपीसी 2025 सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर का जो है 13वां लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम लोग 40 सवाल देखेंगे। देखिए, प्रैक्टिस वर्कबुक रहेगी, हल प्रश्न पत्र। ठीक है, 40 सवाल हम लोग जीके जीएस से पढ़ेंगे, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, बहुत सारे कंटेंट, और उसके बाद 30 सवाल मैथ और 30 सवाल रीजनिंग का जबरदस्त विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जरूर रहिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच जो पहली बार ट्रेन चली गई थी वह जो है वह कितने किलोमीटर थी? तो याद रखना है 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में जो 34 किलोमीटर दूरी यह जो चली गई थी। ठीक है, तो याद रखना है भारत में पहली बार जब ट्रेन चला था तो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853। कितना दूरी था? तो याद रखना 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, शुष्क बर्फ के किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ही शानदार ये फिजिक्स का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा प्रचुरता में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है? बहुत जानदार और शानदार सवाल। तो याद रखना है लेटराइट मिट्टी। ये जो लेटराइट मिट्टी है ना, केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। याद रखना है लगभग 65%। ठीक है, लगभग केरल में 65% जो है मिट्टी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है केरल के क्षेत्रों में। बहुत ही शानदार सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोलाकार दर्पण। देखिए साइंस का सवाल, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जबरदस्त सवाल। तो यार ना, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब की सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्रुव यानी पोल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एस्बेस्टोस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है? जबरदस्त सवाल। ठीक है, देखिए ये इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक जो आर्थिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ से सवाल डेफिनेटली 2 से 3 सवाल बनते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, एस्बेस्टस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रखना है रूस में। ठीक है, एस्बेस्टस रूस, दोनों में लास्ट में स है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर सवाल। विद्रोह के असफल हो रहने के बाद किस देश में 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी? विद्रोह के असफल होने के बाद किस देश में जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी? तो याद रखना है तुर्की, तुर्किये में याद रखना है तुर्किये। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वां नंबर सवाल, बैटन कप। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? जबरदस्त सवाल। तो यार ना, बैटन कप जो है ना वह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बैटन कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जबरदस्त। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यार ना, सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? यार ना, ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर इसे कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है इसे। कहाँ याद रखना है? उड़ीसा में है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो है ना, सूर्य सन जो लाइट से जो सनलाइट से जो चलती है सोलर पैनल, उसके द्वारा 100% यहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है इस मंदिर में। तो क्या नाम है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कब इसका निर्माण किया गया था? तो याद रखना, यह 13वीं शताब्दी में इसकी निर्माण की गई थी। याद रखना 13वीं शताब्दी में। ठीक है, ये सब याद रखना है। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा यह निर्माण किया गया था? तो याद रखना गंगवंश। ठीक है, गंग राजवंश के शासक नरसिंह फर्स्ट, याद रखना नरसिंह फर्स्ट के द्वारा इसे जो है यह निर्माण किया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और जो
सनलाइट है यानी जो सोलर पैनल है, इससे 100% बिजली उत्पादन किया जाता है इस मंदिर पे। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसे जो है यूनेस्को में भी इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ये भी याद रखना है। ठीक है। तो कहाँ याद रखना है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की वृद्धि जो है किसके द्वारा मापी जाती है, जबरदस्त सवाल। तो यार ना, बैक्टीरिया की वृद्धि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा बैक्टीरिया की वृद्धि को मापी जाती है। ऑप्शन नंबर दो जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तिरछी और साइडवेज अपरदन की, जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यार ना, तिरछी और साइडवेज अप्रदन जिसे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है, उसे कहा जाता है पार्श्विक संचारण। ऑप्शन नंबर एक यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पॉलिटी का जबरदस्त सवाल। भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, पहले राष्ट्रपति के पुनर्विचार के मुद्दे पर मौन है, गलत। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्विचार हेतु अनुमोदित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चिकनी मांसपेशियां यानी स्मूथ मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, जबरदस्त सवाल। तो यार स्मूथ जो मांसपेशियां है वह अमाशय में पाई जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीन यहाँ बिल्कुल है, हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाई जाती है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है यह, बहुत ही एकदम मतलब ऐसे सवाल जो है ना आपको बहुत ही कम मिला होगा। ठीक है। तो चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिनेगोंग जो है किसकी पूजा स्थल है। तो यार सिनेगोंग जो है ना यहूदी धर्म के पूजा स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी धर्म के जो पूजा स्थल है उसी को सिनेगोंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर सवाल, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जबरदस्त। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो हवाई अड्डा है वह कहाँ स्थित है, तो यार तिब्बत चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तिब्बत के एक हवाई अड्डा का नाम है, हाँ, डागिंग हवाई अड्डा। ठीक है, डागिंग एयरपोर्ट। ठीक है, डागिंग एयरपोर्ट लगभग 4400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो दुनिया की सबसे ऊंची जगहों पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डागिंग एयरपोर्ट। कहाँ स्थित है, तिब्बत यानी चीन में। कितना ऊंचाई याद रखना है, 4400 मीटर हाइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया 9-10 का। 25 सेंटीमीटर हम लोग का स्पष्ट न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कोई भी चीज़ देखने के लिए। ठीक है। इससे कम होगा तो हो सकता है धुंधला, और सामने लाएंगे आँख के सामने तो और धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर सवाल, कोई मांग अनुदान कर बनती है, कब बनती है, अनुदान कब बनती है। देखिए जब जबरदस्त इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो यार जब मांग जो है ना, अनुदान कब बनती है, जब मांग के स्वीकृति हो जाए उसके बाद जो है अनुदान बन जाती है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, बहुत ही जबरदस्त क्रांति से सवाल बनते हैं। नीली क्रांति है जो मछली से संबंधित है। अब आप बोलिएगा नीली कैसे नाम दे दिया गया, तो मछली कहाँ रहते हैं, समुद्र में, समुद्र से लिया गया। ठीक है। और समुद्र को हम लोग नीला बोलते हैं ना, उसी आधार पर इसका नाम पड़ा था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। गणित के जो है वह न्यूटन के द्वारा क्या चीज़ की गणना की गई थी, तो यहाँ गणना ही की गई थी, कैलकुलस। ऑप्शन नंबर एक यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होते हैं, तो यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना मल्टी यूज़र, ऑप्शन नंबर एक यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, मल्टी यूज़र के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रंध्र कहाँ, एस्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, पत्तों में। ये जो है ना सिंक हॉल की एक अद्भुत घटना। अच्छा, रंध्र सिंक हॉल जो है वह कहाँ की एक कास्ट की एक अद्भुत घटना है। तो ऑप्शन नंबर चार यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल, भारत में एक राज्य का गवर्नर जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत में एक राज्य एकमात्र जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव मतलब इसका इलेक्शन जो होती है वह
अप्रत्यक्ष तरीके से होती है और राष्ट्रपति के मनोनीत क्या पर आधारित है, मान राष्ट्रपति के द्वारा इसका चुनाव भी किया जाता है, मतलब इसके लिए इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसके लिए मनोनीत करते हैं तो राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया, तो याद है अनुच्छेद 156 यानी 156 में राज्य का गवर्नर जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण काम करते हैं और गवर्नर को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। गवर्नर को हटाया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया, तो 156 यानी 156। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर सवाल। एशियाई सिंह केवल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जबरदस्त सवाल। तो यार मैं गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ स्थित है, गुजरात, ठीक है, याद रखना है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं कौन, तो एशियाई जो शेर हैं वो का केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल आते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से पहाड़ियों में वह स्थित है। पश्चिमी घाट वह जो है वह सिंधुदुर्ग, कुंदेरमुख, ऊटी और मन्नार यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। कौन सा पुरापाषाण, भीमबेटका गुफा पुरापाषाण स्थल है, ठीक है। हुंसी गुफा ये भी कुरनूल है, बार की गुफा ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ गलत दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार, मतलब जो बाथ नहाने की जगह थी महान एकदम सबसे बड़ी, वह कौन सी थी, तो यार नहाएगा कौन, एक लड़का नहाएगा यानी मोहन नहाएगा, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। और ये भी सवाल बहुत पूछा भी जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 11 × 7 × 2.4 ये होती है 11 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये इसकी जो है मतलब क्या था इसका घनत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका क्षेत्रफल, अगला सवाल। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है और उसका परम तापमान घटने के साथ आयतन भी घट जाती है। यह किसने कहा था, तो जानना यह चार्ल्स के नियम के आधार पर कहा गया था सन 1787 ईस्वी में, ठीक है। क्या कहा गया था, यह कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ती है और उसके परम तापमान के साथ आयतन भी घट जाती है, तापमान घटेगी तो आयतन भी घटेगी। ये कहा था किसने, तो यार चार्ल्स के नियम ने। कब कहा था, 1787 में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जबरदस्त सवाल है, ये सब ने जहन में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजन पद से आते थे। बुद्ध और जो महावीर है निम्नलिखित में से किस महाजन पद से आते थे, तो जानना है मगध। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध महावीर दोनों ही महापुरुषों का किससे संबंधित है, तो जानना मगध साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 टोटल महाजन पद थे और सबसे ताकतवर और सबसे समृद्ध अगर देखा जाए महाजन पद वह मगध ही था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है, तो जानना है अनुच्छेद 14 जो है ना वह आपको समानता का अधिकार, जैसे विधि के समक्ष समान अधिकार, ये सारे जो है ना अनुच्छेद 14 में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी का बहुत शानदार सवाल है, ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना कितना, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन जो है वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का कौन सा भाग है, तो भुगतान बैंकों को खाता खोलना, ये भी वित्तीय समावेशन का एक पार्ट है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल ये भी है। मुद्रा ऋण योजना ये भी, अटल पेंशन योजना, चारों है। यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। जबरदस्त सवाल किया है पॉलिटी का। राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता कैसा विधेयक, तो याद रखना है ये जो है ना धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आते हैं, तो याद रखना धन विधेयक केवल और केवल
हालांकि राज्यसभा में ही जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जाते हैं वह लोकसभा में। और धन विधेयक एक सरकारी मंत्री ही, मतलब ये एक मंत्री के द्वारा ही इसे पेश किया जाता है और ये एक सरकारी विधेयक होती है। इसका अनुच्छेद कितना तैयार करना है? 110, ये भी याद रखना है 110। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल किया है, ठीक है। केवल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के सिफारिश पर ही केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। इसे लोकसभा में उपस्थित जितने भी मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उसी के साधारण बहुमत से पास होती है। बहुत ही जबरदस्त साधारण बहुमत से पास होती है धन विधेयक जो है ना, फेल होने की कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद इनकी सिफारिश के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, राज्यसभा भी जाता है, लेकिन राज्यसभा में जिसे राज्यसभा चाहे तो स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन यदि ऐसी सिफारिश हो तो 14 दिनों के भीतर जो है वो मामला सलटा लेना चाहिए। जैसे अस्वीकार कर दिया तो 14 दिनों के भीतर उसे स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और यह इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार करने की मतलब लास्ट में स्वीकार करना ही पड़ता है राज्यसभा को किसी भी हाल में, ठीक है। मतलब नाम मात्र का राज्यसभा में जा रहा है, कोई उससे स्वीकार करे या ना करे 14 दिन के अंदर करना ही पड़ेगा। और हाँ, इसमें जो है ना आपका संशोधन या अस्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है, कहाँ? राज्यसभा में, याद रखना, ठीक है। तो यही जिक्र किया गया है कि राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाता है किस चीज़ का? संविधान सॉरी धन विधेयक का, ठीक है। धन विधेयक का नहीं किया जा सकता है। 110 में इसका जिक्र है, राष्ट्रपति के पुनः स्थापित के बाद ही इसको लाया जाता है ओनली लोकसभा में, ठीक है। और याद रखना यह साधारण बहुमत के आधार पर लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में साधारण विधेयक और साधारण विधेयक संविधान संशोधन दोनों लाया जा सकता है, साधारण विधेयक सारे, ठीक है, लेकिन धन विधेयक नहीं लाता है राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन, मतलब बाल श्रम अगर मान के चलिए 14 साल से कम उम्र में ही अगर काम उस पर करवा रही है, उस पर जबरदस्त उस पर जैसे काम को थोपा जा रहा है, तो ये सारे बाल श्रम कहा जाता है। ये जो है ना आपको गैर कानूनी है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? 24 में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 में यह कहा गया, ठीक है। अच्छा, 17 में क्या कहा गया? तो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी अब छुआछूत का अंत हो जाता है, ठीक है। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? अधिकांश भारतीय लिपियां जो है किस लिपि में विकसित हुई थी? ज्यादातर जो है ना ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? कौन सा विटामिन जो है ना हमारे त्वचा को जो है वह स्वस्थ बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है? तो याद रखना विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम बताया था? जो कण है वह अपने आप में क्या करती है? दोनों अपने आप में खींचती है यानी आकर्षण करती है, और जस्ट इसका उल्टा उसका प्रतिकर्षण भी होता है। तो किस नियम के आधार पर कहा गया था? तो यह ना कूलॉम के नियम यानी चार्ल्स कूलॉम ने यह जिक्र किया गया था। चार्ल्स कूलॉम के नियम के आधार पर यह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? धन आयन कौन सा है? तो यार ना अमोनियम जो होती है ना वह एक धन आयन होती है। अमोनियम यानी NH3, ठीक है, NH4+, तो ये होती है अमोनियम। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एक धन आयन होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल, संघनन प्रक्रिया से संबंधित है। संघनन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यार में जलवाष्प का एक द्रव के रूप में परिवर्तित करना, इसी को ही संघनन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ये 9th क्लास का है सवाल, 9th क्लास NCERT में इसका जिक्र है, ठीक है। संघनन दे दिया गया है, वाष्पीकरण दे दिया गया है, ठीक है, गलन दे दिया, ये सारे जो है 9th क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पौधों में वह प्रक्रिया जिससे जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आती है। पत्तियों से जलवाष्प जो किस रूप से बाहर आती है? तो यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस तत्वों में प्रकाश संश्लेषण में वांछित होते हैं? मतलब कौन से तत्व जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं?
तो सबसे पहले जल के बिना तो प्रकाश संश्लेषण होना एकदम मुमकिन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तो ही है। सौर प्रकाश सनलाइट तो एकदम जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से मतलब यानी चारों को जरूरी है। कहाँ? प्रकाश संश्लेषण, जो कि एक पादप की भोजन होती है, पादप की फूड प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ से इसके खाना मिलता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो यार रखना ये चारों जल लगती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सौर प्रकाश, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायित्व होते हैं? तो यार ना राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायित्व होते हैं? राइबोसोम। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये भी 9 क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो राइबोसोम जिक्र किया गया है प्रोटीन के संश्लेषण के उत्तरदायित्व के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल आते हैं और आज के जीके जीएस का अंतिम सवाल। नीचे वनीकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले बताया गया कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वनीकरण से जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ अगर हम ज़्यादा रोपेंगे तो मेरी जो मिट्टी है ना, वह पेड़ के जड़ जो है उस मिट्टी को बांधे रखता है। तो उसमें क्या होती है, बहने की क्रिया, वह बहने की प्रक्रिया जो बाढ़ आती है ना, तो पानी जो बहने की क्रिया थोड़ी धीमा हो जाती है और बाढ़ जो है आपका वो क्या होती है, जो ज़्यादातर अंदर की ओर मतलब सोख लेती है। इसीलिए बाढ़ को रोका जा सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित बनाए रखता है। बिल्कुल ये भी सही है, बहुत ही जबरदस्त सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वनीकरण यानी जितना पेड़ रहेगी उसमें हम लोग का ऑक्सीजन मिलेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब एब्जॉर्ब कौन करेगा? पेड़ करेगा। तो यही जो प्रक्रिया है, यही जो सर्कल है, ये चलता रहेगा और ऐसे ही सर्कल से हमारा दुनिया चल रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो एक इंसान कम हो जा रहा है तो पेड़ को समस्या होगा, पेड़ कम हो जा रहा है तो इंसान को समस्या होगा। दोनों एक दूसरे में संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी वनीकरण यानी हमें पेड़ों को बढ़ाना बहुत जल्दी, पेड़ों को जो है मतलब रोपना बहुत जरूरी है। इसीलिए यह बनाया गया कि वनीकरण हमारे पारितंत्र में संतुलित करता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इनमें से दोनों ए और बी दोनों सही है। चलिए 40 सवाल हम लोग जो जीके जीएस इकोनॉमिक्स मैथ जो भी था वो सारे हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स का जबरदस्त विश्लेषण के साथ। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे और 30 सवाल टोटल मैथ का रहेगा। जबरदस्त एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर सवाल द्वारा पूछा गया वही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत होगी वहाँ हम शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ेंगे और जहाँ थोड़ा बेसिक और लॉन्ग टर्म में पढ़ना पड़ेगा वहाँ तो आपको शॉर्ट टर्म जहाँ जरूरत ना हो, मतलब जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ हम लोग लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे और हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल मैथमेटिक्स का पहला सवाल। 25,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 12% जो है वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो वार्षिक ब्याज जो है वह कितना था? चलिए 12% दिया गया यानी A1 प्लस 25,000 पहले लिख लेते हैं। 1 प्लस 12 इंटू 100। ठीक है, कितना दे दिया गया? 3 सालों के लिए, तो 3 साल यहाँ लिख देंगे। तो 100 एकम 100 और 12 112। अब उसको 4 से काटेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 28/25। के गो है? 3 गो, तो 3 को लिख देंगे। और इधर हो गया आपका 25,000। ठीक है, तो ये सारे जो है 25 से कम 25 कट जाएगा ना। 25 चौक 100, 5 8 40, 5 5 25। तो इधर हो गया 28 गुना 28 गुना 28 गुना 8। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 28 8। तो टोटल को अगर गुना किए तो कितना आया मेरा? 35,123.20। 5 से भाग देने के बाद ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 यानी मेरा क्या निकला? ये मेरा मिश्र धन निकला। लेकिन पूछ क्या रहा था? ये तो मूलधन है। पूछ रहा है क्या? मेरा ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होती है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हमें 25,000 यहाँ घटा देना होगा। ठीक है, तो 25,000 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 0.20। 32,101
यानी 1000 इतना आएगा। ठीक है, तो 2320 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 6 घंटी 2 4 6 8 10 12 सेकेंड में अंतराल में बजती है, तो सबको एलसीएम लेंगे तो 2 4 6 8 और 10 और 12, सबका एलसीएम लेंगे तो 2 से लेंगे। दो एकम दो दूनी दो तिया दो चौके दो पाँचे दो छक, फिर 2 से लेंगे। दो एकम 3 नहीं कटेगा, दो दूनी दो पाँचे नहीं कटेगा और दो तिया, फिर 3 से लेंगे। 2 और 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10 10 या 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, तो 120। ठीक है, अब 120 यहाँ बोल रहा है कि 30 मिनट में कितना बार धड़केगा, कितना बार घंटी बजेगा, तो 30 मिनट 30 मिनट, लेकिन ये मिनट में है, ये सारे सेकंड में, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना और टोटल जो 120 निकला था उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 15, यानी 15 और 1 जोड़ देना, ये हमेशा याद रखना, 15 से 1 जोड़ देना तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मनंत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटा लगता है। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? जबरदस्त सवाल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एक निश्चित दूरी x मान लेते हैं, तो अनुप्रवाह की दूरी कितना हो जाएगा, x बटे 7.5 मनंत के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब दूरी बटे 4। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर यानी उल्टा साइड जो चल रहा था विपरीत की दिशा, उसका मान कितना हो जाएगा, x बटे 10.5। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसी को हम लोग जोड़ देंगे, इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, अभी नहीं जोड़ते क्योंकि अभी मतलब जोड़ देने से, गुना करने से बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि मनंत धारा के साथ 7.5 घंटे में दूरी जब तय किया, वह धारा के विपरीत दिशा में वह 10.5 शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने की भी दौरान, तो 2 तरफा यात्रा यानी अगर शांत जल में मनंत की चाल 1/2 था, आधा था, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू x प्लस x बटे 7.5 और x बटे 10.5, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शांत जल में 2 तरफा, जब 2 तरफा चला तो 2x से भाग दे देंगे, तो 2x से अब भाग दे देंगे, इसको मिटा देते हैं। 2 तरफा यानी दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ यानी 2x से हमें भाग दे देना होगा। ठीक है, और किसको भाग देंगे, ये टोटल को, यानी 1/2 इंटू ये मेरा हो जाएगा x बटे 7.5 प्लस x बटे 10.5। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब ये नीचे 2 है, ये डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, तो 2 दूनी 4, और ये x जो है ये सारे कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ बचेगा 4 बटे, ये ऊपर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये इसको जोड़ देंगे एलसीएम के आधार पर, तो ये मेरा हो जाएगा 4 बटे 10.5, 10.5 और 7.5 कितना हो गया, 18, तो डायरेक्ट 18 लिख देते हैं। और ये ऊपर में एक से गुना होगा ना, ये ऊपर में, तो ये ऊपर में गुना हो जाएगा, गुना 10.5 इंटू 7.5। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब यह जो फिर लिखेंगे, अगर मान के चलिए ये इसको गुना कर देते हैं, 10.5 और 7.5 को और 4 को, टोटल को गुना करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 315 बटे, नीचे तो 18 है, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.19 बटे 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा, बहुत ही इजी वे में सवाल है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सवाल, बहुत, ये तो 7 क्लास का एकदम पॉइंट वाला 7 क्लास का सवाल है। सबको हम लोग क्या करेंगे, 143, तो 143 लिखेंगे। उसके बाद 14.3, तो 14.3 यहाँ नहीं, यहाँ पॉइंट है, कुछ भी अंतर में लास्ट में पॉइंट आता है, तो ये हो जाएगा, पॉइंट को हमेशा सीधा रखना है। 1.43 ये हो जाएगा, 0.143 ये हो जाएगा,
0.0143 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3, ये मेरा हो जाएगा 7, ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा हो जाएगा 8, यहाँ पॉइंट का पॉइंट, ये 4 3 7, ये 5, यहाँ 1, यानी 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, यहाँ भी 8 होगा, 158.8873 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 और इसका हमें एल लघुत्तम समर्थक निकालना है। देखिए बहुत इजी वे में बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, तो इसको 15 को तोड़ देंगे। तो 15 को अगर हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड करेंगे तो टूटेगा ना, 15 एकम 15 में टूटेगा ना, तो कितना कितना में टूटेगा, बहुत ही इजी वे। तो कितना कितना में टूटेगा, तो एगो 3 में और एगो 5 में, और दोनों को जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए। बिल्कुल दोनों को जोड़ने के बाद 8 आ रहा है। तो इसमें भी माइनस, यानी दोनों में माइनस हो जाएगा। क्योंकि इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 3 8 हो जाएगा। तो एगो मेरा हो जाएगा x माइनस 3 और एगो हो जाएगा मेरा x माइनस 5। ठीक है, इसका निकल गया द्विघात समीकरण गुणनखंड, इसका निकल गया। दूसरा वाला बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बस एकदम इजी वे में निकालना, एकदम गुणनखंड टोटल नहीं करना है, बस लास्ट वाला को 6 यहाँ 1 है तो 6 एकम 6, यानी 6 को हम लोग तोड़ेंगे। तो 6 को तोड़ेंगे, उसको जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए या घटाने के बाद 5 आना चाहिए। तो 6 को तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा, 3 और एगो 2 में टूटेगा। ठीक है, तो 3 और 2 में टूटेगा, यानी इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, और बड़ा क्या आगे माइनस है, यानी 5 माइनस है क्या आगे। तो इसको भी लिख सकते हैं ना, -x माइनस 3 और x माइनस 2। बिल्कुल, अब ये दोनों में क्या मैच किया, x माइनस 3 x माइनस 3, तो एगो लिख देते हैं x माइनस 3। ठीक है, इसमें से क्या नहीं मैच किया, ये वाला नहीं मैच किया, उसको भी एगो लिखेंगे x माइनस 5, और एगो नहीं मैच किया था x माइनस 2। यही तो एलसीएम हो गया। ठीक है, तो कहाँ है, देखिए x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 5। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत ही इजी वे में बताएं, तो प्लीज़ ऐसे नए नए कंटेंट के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल आते हैं। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, 9999। अब 15 25 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित भी होनी चाहिए। तो 15 25 और 35 को सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 15 25 और 35 का एलसीएम लेंगे, किससे कटेगा, 5 से। 5 तिया 15, 5 5 25, 5 7 35। ठीक है, अब सबको गुना कर दें, 5 7 5 35, 5 तिया 15, 15 5 75, 75 7 7 525। मतलब एलसीएम मेरा कितना हो गया, 525। अब 525 को हम लोग भाग देंगे किससे, 9 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 525 इसको मिटा देते हैं। तो 525 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, इससे भाग देंगे। ठीक है, तो 525 एकम 525। देखिए एकदम बेसिक सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4, इधर हो जाएगा मेरा 7, इधर हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो अगले को संख्या ले लेंगे 9, फिर 5 9 45 तक चल जाएंगे ना। तो 5 9 कितना हो जाएगा, 47 और 25 हो जाएगा, गुना करेंगे तो मेरे पास कितना की कमी हो रहा है, 24 का। तो 24 क्या करना है, जोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 6 अंकों की संख्या हो जाएगा तो घटा देते हैं। तो 24 अगर 9999 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 75। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 150 और 225 और 375 का महत्व क्या होगा, यानी महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। सबसे पहले 150 को तोड़ देते हैं। तो 150 टूटेगा कितना, 2 तिया 6, 6 5 30, 30 5 150, बिल्कुल टूट गया। चलिए उसके बाद ये 150 है, उसके बाद 225 को तोड़ते हैं। कितना कितना टूटेगा, 3 तिया 9, 9 5 45, 45 5 225, टूट गया। अब 375 को तोड़ते हैं। 3 5 15, 15 5 75, 75 5 375, बिल्कुल टूट गया। अब मौसम मतलब तीनों में से कौन सा कॉमन है, देखिए एगो 3 ये तीनों में आता है,
उसी को ए को लिखेंगे। ये 5 तीनों में आता है, उसी को ए को लिखेंगे। ये 5 भी तीनों में आ रहा है, उसी को ए को लिखेंगे। बस तीनों को गुना कर दो, 5×5 25, 25 या 75। ऑप्शन नंबर 3 ये क्या हो गया, MOSOPO यानी HCF। ठीक है, तो 75 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं x² बराबर √15 और लास्ट में इनफाइनाइट है। अगर लास्ट में इनफाइनाइट आएगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब सॉरी इसी का मान यही हो जाएगा। x बराबर वही 15 ही मान हो जाएगा। तो x बराबर 15 ही हो जाएगा। कब, जब लास्ट में इनफाइनाइट रहेगा और सब में अंडर रूट और उसके आगे जो है ना प्लस, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, चिन्ह नहीं रहेगा, मतलब कुछ नहीं तो प्लस है लेकिन माइनस नहीं रहेगा जब, तो उसको जो है वही 15 का मान 15 ही हो जाएगा, x का मान 15 ही हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है उसको स्क्वायर करके 4 जोड़ देना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 4 जोड़ देंगे तो 229। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार पर एक इमारत बनाते हैं सबसे पहले, और क्षैतिज तल बनाते हैं, और ये जो उन्नयन कोण है ना वह 60 डिग्री दे दिया गया है। उसकी जो है आधार से 70 मीटर की दूरी पर है। बोल रहा है कि इमारत की ऊंचाई यानी ये वाला कितना है, तो ये मेरा कितना है P/B, यानी P/B यानी tan 60 डिग्री, P/B यानी tan 60 ना, tan 60 डिग्री मेरा कितना निकला h, यानी ये P/B यानी 70। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर h/70 तो h बराबर कितना हो जाएगा 70√3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 1/√3 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √6। ठीक है, ये 3 दूनी यानी √2 माइनस 2 तिया यानी √3, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर 3 क्यूब में इसको तोड़ना है, तो 9 9 में 81 नाम 729 यानी 0.9 का वह क्यूब है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 नलियाँ P और Q एक टंकी को 20 मिनटों में भर देता है, उसी को P अकेले 30 मिनटों में भरता है, Q अकेले उसको कितना मिनट में भरेगा। देखिए P और Q मिलकर 20 मिनट में भर लेता है, तो P और Q टोटल मिल रहा है 20 मिनट में, तो एगो का निकाल देते हैं, खाली P का 30 मिनट वाला निकल जाएगा। तो अगर दोनों मिलकर 20 मिनट में और खाली P 30 मिनट में, तो खाली P वाला हटा देंगे तो Q निकल जाएगा ना, तो वही तो Q बोल रहा है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 60 2 तिया 3 दूनी यानी 1/60, यानी कितना Q में भर रहा है 60 मिनट में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, A किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, B उसे 3 दिन में नष्ट कर देता है। ठीक है, A ने वह कार्य 6 दिन तक किया, यानी 6 दिन तक किया और टोटल कर रहा था 8 दिन, 8 दिन में कर सकता है, लेकिन 6 दिन ही किया, कितना काम हुआ, ये मेरा आधा हो गया 3, ये मेरा हो गया आधा 4, 3/4 काम हो गया। ठीक है, अब B इसे जो है ना 2 दिन में नष्ट कर दे रहा है, तो B यानी 2 दिन में नष्ट कर दे रहा है, और कितना दिन में कर लेता था 3 दिन में, तो 2/3 काम जो है वह नष्ट कर सकता है। अब यहाँ पर देखना है कि शेष काम कितना बचेगा। अगर वो इतना किया, इतना नष्ट कर दे रहा है तो बचेगा क्या, तो इसको घटाएंगे तब ना, तो 2/3 यहाँ घटा देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 3 दूनी 6, नहीं 3 4 12 तो 4 दूनी 8, तो मतलब 9 माइनस 8 यानी 1/12 हो गया। ये क्या था, शेष काम बच गया था। ठीक है, ये काम जो है वह आपका शेष बच गया था, इतना बचा हुआ। अब बोल रहा है कि अब जो है वह कितना काम हो गया था, तो 11 शेष काम अगर ये बचा हुआ है तो कितना काम हो गया 11/12 ना, तो जो है अब बचा है 11/12। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, शेष कार्य को ए जो है वह कितना दिन काम करेगा, तो इतना जब बचा हुआ है शेष काम तो इसको गुना कर देंगे। अगर मान के चलो ए कितना दिन में कर रहा था 8 दिन में, तो एक काम को 8 दिन में कर रहा था, तो 11/12 काम को कितना दिन में करेगा, तो 11/12 यानी इसको गुना होगा तो 11/12 बिल्कुल सही। अब यहाँ इसको काट देंगे अगर 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी 11 दूनी 22/3। ठीक है, 22/3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक में आंसर है, तो 3 7 21, 1 बच गया, 7 पूर्णांक 1/3। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
दो सम बहुभुजों और भुजाओं की संख्या, बहुभुजों की संख्या अगर जब भी लिखते हैं तो 360/n होती है, यही होती है ना। तो 360 पहली वाला दे दिया n-1, फिर वह दूसरा वाला दे दिया n+n+2। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर यानी माइनस करेंगे तो ये दोनों का माइनस डिग्री होना चाहिए 6 डिग्री। अब देखिए ये सवाल जो है ना आप एलसीएम लेके नहीं बनाइएगा, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत लंबी प्रोसेस आ जाएगा। हम क्या करें, ऑप्शन के आधार पे एन की जगह लिख देना है। तो एन की जगह अगर 14 लिखेंगे, सोचिए 14 लिखेंगे तो एक घटाएंगे तो 13, 13 से कटेगा 36 नहीं कटेगा। 12 लिखेंगे तो एक घटाएंगे 11, 11 से कटेगा नहीं। 13 लिखते हैं तो 12 से कट जाएगा, यानी 13 अगर ऑप्शन बिल्कुल एकदम आंख बंद करके 13 आंसर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 13 लिखेंगे तो 13 - 1 कितना हो गया 12, तो 12 को 360 से 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36 यानी 30, बिल्कुल सही। अब 13 यहाँ लिखेंगे तो 13 + 2 यानी 15, तो 15 को 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 हो गया, और ये मेरा हो गया 15 चौक 60 है ना। 360 का इसका अंतर कितना है 6 है ना, वही तो 6 बता रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यानी कोई भी दुकानदार उसका अंकित मूल्य 100 होती है, 15% अधिक यानी 115 कर रहा है, लेकिन उन पर 20% की छूट भी दे दे रहा है, यानी इसी पर, ठीक है, इसी पर अंकित मूल्य पर ही 20% की छूट यानी 80/100 कर दे रहा है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये 23/20 में कट जाएगा, ये 1 0, ये 1 0, 2 चौके 8, तो ये मेरा 4 दूनी 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 92, 92% मेरा हो गया लाभ। तो शुद्ध हानि कितना हो रहा है, मतलब 92% आ गया। हम लोग शुरू में माने थे 100, अब 92 आ गया, कितना कम है, तो कम लग रहा है यानी हानि हो रही है, तो 8% की हानि, और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा है। 12% की छूट देने के बाद भी उसे 21% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, तो मान के चलिए कोई अंकित मूल्य क्या है नहीं पता, तो x मान लेते हैं, इस पर 12% की छूट दे रही है यानी 88/100, बिल्कुल। ये 88/100 जब छूट दिया ना, वो मेरा 21% का लाभ हो रहा है, यानी उसका बराबर कितना हो गया 121। लाभ है मतलब 100 से जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। बस इसी x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 121 गुना ये 100 नीचे उधर जाएगा तो 100 ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, 11 गुना 11 121, 11 8 88 ये होती है। ठीक है, अब ये हो गया 1100/8। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 7 56.5, तो 137.5। तो अब कितना ज़्यादा हो रही थी, शुरू में मान लेते 100 अगर मानेंगे तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है 37.5, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10,000 रुपये की लागत से एक वस्तु जो है 50% की एकमात्र छूट या उस पर 40% और 10% की 2 क्रमागत छूट, दोनों में से कौन बेहतर होगा। ज़बरदस्त सवाल किया है, देखिए बहुत ही ईजी सवाल में। सबसे पहले हमें क्या करना है, 40% और 10% का छूट देना है। तो 40% और छूट, 40% और 10% की, एक बार पहले 50% की छूट देते हैं, तो 50% यानी आधा, तो कितना हो जा रहा है 10,000 का तो 5,000 हो जाएगा, और फिर 40% और फिर 10% यानी एक 10,000 का 40% यानी 60/100 और 10% यानी 90/100। ठीक है, ये 1 0, ये 1 0, ये 2 को 0, ये 2 को 0, तो 9 6 54 हो गया, और 2 को 0। तो बोल रहा है किस में बेहतर है, तो इसमें बेहतर है, कितना ज़्यादा लग रहा था 400 ज़्यादा लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 ज़्यादा लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा है तो संख्या का मान ज्ञात करना है। बहुत ही जबरदस्त सवाल किया गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी वे में पढ़ना है। सबसे पहले क्या गया है कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या मान लेते हैं। अब हमें ये संख्या कहाँ से मानेंगे, ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन के आधार पर मानते हैं, 47 ही मान लेते हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या, उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। अगर मान के चलो उन अंकों की जोड़ेंगे तो ये मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
तो ये मेरा हो जाएगा आपका 4×3=7×4 11 11। और ये जो है ना 11 किसी से भी नहीं कटेगा, यानी पहला वाला गलत। 9×6=15, ये एक कटेगा। ठीक है, तो ये अगर कटेगा तो 9×6=15, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 15, यानी 1 4, ये भी नहीं कटेगा। 36 मान लेते हैं, तो 36 यानी 3 और 6, यानी मेरा हो गया 9। और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 में 3 गया तो 3। ठीक है, अब इसी को जो है कितना आया, इसका अंतर 3 आया, तो 3 मेरा इसका अंतर है, यानी 6 - 3 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो वही हमें गुना कर देना है 3 इसका से। तो ये मेरा कितना से गुना किए थे, इसका 4 से गुना करेंगे तो ये 4 से गुना होगा, 9×36। इसको 1 से गुना किए थे तो इसको 1 से गुना करेंगे, सॉरी ये 3 दूनी 6 था ना, तो ये मेरा 9, 3×3=9 हो जाएगा। 3 ज़्यादा है तो 3×3=9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9×9 9×36, यानी 1/4, बिल्कुल 4:1 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 36 सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 738 रुपये में ABC में इस प्रकार वितरित किया गया कि अनुपात ये है, तो बी का हिस्सा क्या है, बी का अनुपात में कितना हिस्सा है 3, तो ऊपर में लिखेंगे 3। टोटल कितना है 3×2 5 4 9, तो नीचे लिखेंगे 9, गुना कर देंगे टोटल रुपये का 738। तो 9 से इसको गुना करेंगे 9×8=72, 9×2=18, इसको गुना करेंगे 3×2=6, 8×3=24, यानी 246 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 लड़के और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किया। उनमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किया तो लड़कियों की औसत क्या हो जाएगा। जबरदस्त सवाल किया गया है। तो सबसे पहले कुल खर्च हमें निकालना है। तो कुल खर्च जो है 4 लड़का और 3 लड़कियों ने किया है, तो 12 यानी 120 और 4×3 7 हो जाएगा, यानी 12×7=84, 840 रुपये टोटल खर्च हो गया। अब लड़कों ने कितना किया, लड़का ने किया है 150 औसतन, और लड़का है कितना 4, तो 4 से गुना करते हैं तो 15×4=60, यानी 600। 600 केवल लड़कों ने किया, तो लड़कियों ने कितना किया था, तो लड़कियों ने कितना हो जाएगा, ये मेरा 240 हो जाएगा। ठीक है, 240। अब लड़कियां है के गो 3 गो, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3×8=24, यानी पर लड़की कितना खर्च कर रही थी, 80 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा। अगर 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा है तो शेष बचा जो भाग है वह लागत मूल्य पर बेचा। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा। देखिए, मान के चलते हैं कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका 3/4 भाग कितना होती है, 75 होगी ना। ठीक है, 75, उसी का 20%, अब लाभ यानी 120/100। ठीक है, अब ये शेष भाग जो है, शेष कितना बचा था, अगर मान के चलो 100 था, 75 ले लिए तो बचा कितना 25 ना, तो 25 को लाभ जो है क्रय मूल्य पर बेचा, बस 25 को जोड़ देना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 25×3=25 चौक, ये 4×3=12, यानी 3×3=90, यानी 9 और 0 90, और ये मेरा 25, यानी 115। कितना ज़्यादा आ रहा है, शुरू में हम 100 माने थे, अभी कितना जा रहा है, 15 ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि जो है 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 21 चीज़ अगर हम बेचे हैं, कम बेचे हैं, तो यानी 3 चीज़ों का विक्रय मूल्य, यानी 3 चीज़ ज़्यादा बेच देंगे, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो 24 हम बेच देंगे, तो ज़्यादा बेचने से हानि होती है, हमेशा याद रखना। 21 चीज़ों से बेचने से ही हमें उतना लाभ हो जा रही है, तो ज़्यादा बेचने से हमें हानि हो जाएगा, यानी फिक्स है वो कम दाम में बेचा होगा, तो ये कितना लाभ, हम हानि कितना हो रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले इसमें अंतर कितना है, 3 का। हानि मतलब नीचे होगा बड़ी संख्या, और परसेंटेज के लिए 100, यानी 3×8=24, और 8 को इसको भाग देंगे तो 12.5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, 12.5% का हानि होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% की लाभ पर बेचा, यदि वह 10% कम पर बेचा हो तो 15% लाभ, यानी 115/100, और x मान लेते हैं तो 115/100 मान लेंगे। 10% कम हानि पर बेचता तो 25% का लाभ होता, यानी 10% कम हानि पर बेचता, यानी 90x/100 में बेचता, तो उसे 25% की लाभ होती, यानी 125/100 मिल जाता वो। ठीक है, तो ये हमें घटा देना है, ये हो गया मेरा 5, ये 1 0, ये 1 0,
ये 5, 25 पाँचे 25 चौक, ठीक है, 5 दूनी, तो ये मेरा हो गया कितना 9x/8, और ये मेरा हो गया आपका 23, 25 23 है 115, और ये 20, यानी 23x/20। अब दोनों का अंतर जो है ना वह कितना कम है, 4, तो -4 बराबर 4 कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो गया 20 दूनी 40, 20 दूनी यानी 23 दूनी 40x, -8 पाँच है तो 9 पाँच 45x इजिकल टू 4। ये 46x में 45x घट गया तो सिर्फ x बचेगा, और ये 40 उधर चल जाएगा तो 4 4 16 यानी 160। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा 160। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि अगर कर दिया जाए तो तदनुसार वह गृहस्वामी जो है चीनी पर कितना अपना खर्च बढ़ाना नहीं चाहेगा जिससे उसकी खपत में कोई कमी ना हो जाएगा। तो 25% की वृद्धि किया यानी 25, और 25% वृद्धि यानी 125 जोड़ देंगे ना 100 से, परसेंटेज के लिए 100, तो 25 पाँचे 125 और 5 दूनी 10 यानी 20%। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी में 15 घंटे में तय करता है, ठीक है, एक बैलगाड़ी वह 120 दूरी जो है वह 15 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 यात्रा में पूरी कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में ही पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को कितना स्पीड चलना पड़ेगा। जबरदस्त सवाल किया। अच्छा, शेष समय कितना बचा, अगर मान के चलिए 3/5 समय लग गया तो बचा शेष कितना 2/5, बिल्कुल सही। अब यही जो है हमें कितना किलोमीटर में जाना है, तो 15 मतलब घंटे में जाना है, तो 15, तो ये मेरा हो गया 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6 घंटा। अब चाल यही किस स्पीड से जाएंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मेरा कितना है, तो दूरी मेरा जो है वह 120 किलोमीटर की दूरी चल दिया था, आधी दूरी यानी 60 खत्म हो गया, तो बचा कितना 60, तो दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, 6 घंटा के स्पीड से जाना, 6 घंटा मेरे पास बचा हुआ है। कितना स्पीड से जाएंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज यानी वृत्त के अंदर है, ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। वृत्त का व्यास जो दे दिया गया है वह BC वह है, यानी BC एक व्यास है, ठीक है, तो इधर भी नाम देते हैं A और D, ABCD हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है जिस पर AD इस पर इसे, हाँ ठीक है, BCA इक्वल टू 19, यानी BCA यानी इसका मान दे दिया कितना 19, ठीक है, इसका मान कितना दिया 19, और CAD इक्वल टू 32, यानी CAD इक्वल टू 32 यानी इसका मान दे दिया 32, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है, ये जो होती है ना ये वाला 90 डिग्री होती है हमेशा, ये हमेशा 90 डिग्री होती है, तो हमें ACD का मान ज्ञात करना, ACD यानी इसका मान ज्ञात करना है, x उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वृत्त के जो कोण है ना वह 90 डिग्री, यानी BAC का मान 90 डिग्री हो गया। अब कोण BAD बराबर ध्यान से देखिएगा, BAD बराबर क्या होती है, कोण BAC प्लस कोण CAD। अब देखिए BAD इसका मान क्या होगा, कोण BAC यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो दोनों का मान हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ BAC का मान दिया गया कितना 90, ठीक है, 90 दे दिया है। अब CAD का मान भी दे दिया है 32, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122 डिग्री हो गया। अब BAD यानी ई टोटल को जोड़ेंगे ना, और ई टोटल को जोड़ेंगे ना तो दोनों को मान होना चाहिए 180, दोनों को जोड़ने के बाद चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने भुजा दोनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, यानी इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़ने से 180 आनी चाहिए। तो ये मेरा टोटल कितना निकला 122,
और ये कितना निकला है नहीं पता। तो 180 में 122 अगर हम घटा देंगे तो कितना निकलेगा 58। तो ये मेरा 58 कहाँ निकला, ये वाला 58 में एक साइड मेरा 19 दे दिया है, 19 घटा देंगे इसमें कितना निकलेगा 39। तो ये 39 किसका बचा, वही डी सी ए यानी ए सी डी इसका बच गया ना, तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये का 400 वर्षों की ब्याज और 400 रुपये का 3 वर्षों का ब्याज का योगफल जो है 120 रुपया है। तो ब्याज की दर याद करना है। चलिए, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले करना है कि कोई एक समान जो है वह दर है। तो सबसे पहले P यानी 300 P R, इसका समय कितना दिया है नहीं पता, यानी R T दे दिया है यानी 400, 4 साल बटे 100। ठीक है, PRT बटे 100 होती है, प्लस फिर लिखेंगे 400 P इंटू R नहीं पता, इंटू T यानी 3 साल बटे 100। ये दोनों को ब्याज जोड़ने के बाद 120 आएगा, तो बराबर 120 लिख देंगे। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ के। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना ये 2 जीरो अगर काट सकते हैं, ये 2 जीरो भी काट सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 4 तिया 12 R प्लस ये हो गया 4 तिया 12 R बराबर 120, यानी ये मेरा हो जाएगा 24 R बराबर 120। तो 24 पाँचे 120 होती है ना, यानी R बराबर कितना निकला 5%। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 2 पाइप जो है P और Q एक टैंक को 40 मिनट और 30 मिनट में भर देता। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया और 10 मिनट तक चला दिया, तो 10 मिनट तक कितना काम करेगा 10 बट्टे 40 प्लस 10 बट्टे 30। एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 यानी 120, 4 तिया यानी 30, 3 दाएँ 30, 3 चारी यानी 4 दाएँ 40। तो ये मेरा हो जाएगा आपका 70 बटे 120, 1010 यानी 7 बटे 12 काम हो गया। ठीक है, 7 बटे 12 काम जो है मेरा हो गया। ठीक है, अच्छा बचा कितना 5 बटे 12 काम, दोनों को घटाएंगे ना, 5 12 में 5 घटाएंगे तो ये मेरा शेष काम बच गया, ये शेष है, अभी बचा, ये मेरा हुआ नहीं अभी। अब करेगा कौन, Q को बंद कर देता है, तो कौन करेगा P करेगा। P एक काम को 40 दिन में कर रहा था। ठीक है, P जो है एक काम को 40 दिन में कर रहा था, तो 5 बट्टे 12 काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 बट्टे 12, सॉरी ये 5 है, 5 बट्टे 12 को कितना देंगे, तो ये 5 बट्टे 12 उधर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना करेंगे अगर 4 तिया 12, 4 दाएँ 40 यानी 10 बचे 50 बट्टे 3 होगी, 50 बट्टे 3 तो 16 और 40 हो जाएगा, 16 तिया 48 और 2 बच जाएगा 3 40 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 मिनट 40 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए पाई चार्ट का सवाल दे दिया गया है और 2 सवाल मात्र जो है मैथ का लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद रीजनिंग में हम लोग आएंगे। चलिए पाई चार्ट का सवाल हम लोग देख लेते हैं 69 का। कॉलेज बी में 69 का हम लोग देख लेते हैं। कॉलेज बी में, कॉलेज बी वाला ये वाला हो गया, हाँ। कॉलेज बी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, सभी जो है लड़के कौन वाला है, जो पूरा काला है वो वाला लड़का है, और लड़कियां कौन है हल्का सा गोरी है वो वाला। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो है ये आपका बॉयज़ हो गया, ये आपका गर्ल हो गया, इसे भी दिया है ना। चलिए इसी को पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि पूरे लड़के जो हैं वह, हाँ, बी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या, तो बी में पढ़ने वाले जो लड़कियों की संख्या है वह कितना हो जाएगा आपका, बी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितना है 170। ठीक है, यही है ना 170। देखिए यहाँ बी में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या
हाँ दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है टोटल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 120, 170, 165, 105 और 120, ये सारे लड़कियों की संख्या है। तो टोटल को हम जोड़ देंगे तो 170 ऊपर में रखेंगे केवल बी वाला, और टोटल का मान हमें लिख देना है। तो टोटल का मान कितना हो जाएगा, 600 लगभग हो जाएगा 80, हाँ 680 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100, 1010, 7 4 बार में, तो ऊपर में 100/4 यानी 25%। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलेज ए में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है 120 है ना, और कॉलेज ई में पढ़ने वाले, कॉलेज ई में क्या बोला है, कॉलेज ई में पढ़ने वाले, हाँ कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितना 90। ठीक है, तो 120 और 90 कितना ज़्यादा है, कितना मतलब ये देखा जाए अंक में कितना ज़्यादा है 30, और ज़्यादा मतलब छोटी संख्या नीचे 90, परसेंटेज के लिए 100, तो 3 यानी 100/3 यानी 33.333 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 40 सवाल जो हम लोग मैथ का देख लिए, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही एकदम स्मार्ट वर्क में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, हमारी मेहनत जरूर आपको रंग लाया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 30 सवाल में था ना, अब 30 सवाल रीजनिंग पढ़ेंगे। कथन दे दिया गया है और कार्रवाई के आधार पर हमें देखना होगा, कथन के आधार पर कार्रवाई को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि हाँ शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में, टोटल को ले आते हैं, हाँ बिल्कुल सही, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास पर भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से इसकी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों का प्रवास हुआ, यानी शहर जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा शहर की ओर रुख कर लिया। क्यों, क्योंकि जो फसल गांव में जो ना फसल बहुत ज़्यादा खराब हुए, जिससे उसे इकोनॉमिकली डैमेज की समस्या होनी पड़ी, यानी इकोनॉमिकली गरीब होना पड़ा। तो वो क्या करेगा, अंततः लास्ट में शहर की ओर रुख करेगा, ताकि कमाएगा खाएगा। उधर शहरों में तो रोजगार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये मेरा कथन दे दिया, कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी, ग्रामीणों को उनके गांवों में आय की एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना चाहिए ताकि वह वहीं रहे। बिल्कुल सही है, ग्रामीणों को क्या करना चाहिए, गांव में ही एक आय की जैसे मतलब जैसे प्रोडक्शन हो, आय कैसे आए, वो समस्या के निदान के लिए एक मतलब स्रोत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, पहला सही। दूसरा, इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों के आवास के सभी विकल्प तक पहुंच प्रदान करना चाहिए। शहरी विकल्प को क्यों पहुंच प्रदान करना, ये गलत है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, तो एक सही है। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो कहाँ है ऑप्शन, हाँ 4 बिल्कुल राइट आंसर है, केवल एक सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए जो अंक है वो किसी भी हाल में चारों में से कोई जो है अलग है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्या है, 728, 215, 125, 125 जो है ना, एक किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, 5 का क्यूब है, 5 5 25, 25 5 125, लेकिन ये सारे कोई भी है ना किसी का क्यूब नहीं है। 729 है, 28 नहीं है, एक कम कर दिया ना। ठीक है, उसके बाद 343 है, 46 नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है 216 है, 215 नहीं है। यानी तीनों जो है ना किसी का स्क्वायर नहीं क्यूब है, लेकिन तीन जो है, तीसरा 125 वह 5 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, चारों में से एक अलग है। 6 मित्र जे के एल एम एन ओ एक वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ, तो मतलब सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और 6 को जगह बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सब जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एन जो है ना एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, यानी जहाँ भी एम है, जैसे एम यहाँ है तो ये इधर एम हो जाएगा, एन जो है ना इधर तीनों में से कहीं पर है। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं, एम जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो जे को यहाँ बैठाएंगे तब ना एम जे के ठीक बाएं इधर बायां हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही। जे जो है एल के सम्मुख बैठा हुआ, यानी एल के सम्मुख, यानी एल यहाँ बैठेगा तब ना इसका सम्मुख यानी सामने हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो कि के दाएं है, यानी के यहाँ हो जाएगा, जो 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 जिक्र किया है यानी उसके सामने कौन है, एल, तो यानी इसके सामने कौन हो जाएगा, एल, यानी इसका दाएं और
एल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताए थे, एक शुरुआत में पढ़े थे, एन जो है ना वह एम के सामने नहीं है, तो डेफिनेटली एन यहाँ होगा, क्योंकि एक जगह बच गया था वो तो सामने हो जा रहा है, तो ये एक जगह बच जा रहा है। बचेगा कौन? सिर्फ ओ, तो यहाँ डेफिनेटली ओ ही है। अब बोल रहा है एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एन बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुणाल उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी एक जगह घर है इसका कहीं भी, इससे उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है, बिल्कुल सही। अब वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चल देता है, यानी वो से जो है ना यहीं से दक्षिण किलोमीटर वही मतलब वही ये चल गया, तो यहाँ से 6 किलोमीटर चल दिया, तो कहाँ चल गया? यानी यहाँ 10 किलोमीटर गया, तो यहाँ से यहाँ आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। अब फिर वह पूर्व की दिशा की ओर 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर गया, ये कितना था? 6, तो ये कितना है? 4। ठीक है, अब बोल रहा है आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ये इतना कितनी दूरी पर है, तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल सही। समकोण आ गया, तो 4 4 16, 3 3 9, कितना हो गया? 25। किसका स्क्वायर है? 5 का, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह किस ओर है? तो उत्तरी पूर्व, उत्तर पूर्वी में, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, यदि एक कृत्रिम भाषा में डी एल, ये इसका मतलब ये दे दिया, इसका मतलब ये दे दिया, इसका मतलब ये दे दिया, तो बोल रहा है मेपल और सिरप का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं, हाँ, डी एल ओ नॉट, डी एल ओ नॉट का मतलब ओ ए के टिरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैपल कहाँ और है? ये मैपल यहाँ एगो है, और यहाँ एगो लीफ है, यहाँ भी एगो लीफ है, ये दोनों में क्या कॉमन कर रहा है? ओ नोट का नहीं, ब्लॉय का, ये इस चीज़ का कॉमन हो रहा है, मतलब लीफ का मतलब ब्लॉय है, तो यहाँ भी लीफ का मतलब ब्लॉय हो जाएगा, ब्लाय है। ठीक है, मतलब फिक्स है, मैपल का मतलब ग्रीन हो जाएगा, बिल्कुल मैपल का मतलब ग्रीन हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख लेंगे मैपल का मतलब ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है सिरप, सिरप का मतलब क्या होगा? सिरप कहाँ कहाँ स्थित है? सिरप कहीं स्थित है? सिरप कहीं स्थित नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले, किरीन, किरीन कहाँ की है? ये वो किरीन हो गया, और वो ये किरीन है, मतलब दो जगह किरीन है। ठीक है, अब जब दो जगह किरीन है, मतलब सिरप का मतलब यहाँ नहीं दिया है, सिरप का मतलब यहाँ नहीं दिया है, मतलब जो सिरप का यहाँ भी मीन होगा ना, वो भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब देखा जाए तो ऑक का मतलब लीफ हो जा रहा है, ग्रीन विल, विल का जिक्र तो कहीं नहीं है, विल का जिक्र कहीं नहीं है। ठीक है, मैपल का ग्रीन हो गया, ब्लैक का लीफ हो गया, हाँ यहाँ तक सही है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन विल, इसका जिक्र कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये ग्रीन हो गया और पैट्रिक हो गया। ठीक है, ग्रीन पैट्रिक, पैट्रिक मतलब सिरप हो गया। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया, भारत के शानदार भूत का सबूत है आयुर्वेद दवाइयों की पश्चिमी देशों में बढ़ती हुई लोकप्रियता, यानी आयुर्वेद में जो दिया गया है वह दवाई, वो पश्चिमी देशों की बढ़ती लोकप्रियता का एक शानदार मतलब सबूत है कि भारत में भूत था। इसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो इसका निष्कर्ष हुआ कि आयुर्वेद दवाइयाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये सही भी हो सकती है, नहीं भी। लोकप्रिय तो है, ये सही कैसे हो सकता है? गलत। एलियोपैथिक दवाइयाँ भारत में ज़्यादा लोकप्रिय है। एलियोपैथिक दवाइयाँ या तो आयुर्वेदिक चलता है या तो एलियोपैथिक, दोनों में से कोई एक, तो ये भी सही हो सकता है, नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ना तो एक या दो, दोनों में से कोई एक ना ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, BDEG का मतलब DFGI,
तो HKMO का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ज़बरदस्त सवाल किया है। बी, जैसे BDEG को क्या किया, DFGI बनाया, BCDDEFEFGGHI, मतलब दो दो को सब में जोड़ गया, तो HIJKLMNOOPQ। ठीक है, तो JMOQ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, कौन विषम है? कौन सा जो है एक विषम बता रहा है? WXYZ, QRST, तीन घट रहा है ना, PQRS, LMNOMN, दो ही में ये जा रहा, तो चौथा नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, चलिए देखिए, ये 125 5 का क्यूब है, 25 5 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, लेकिन 3375 ये किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 22 में 1 घटा, 21 में 2 यानी -1, फिर +2, फिर 1 घटेगा, फिर 2 जुटेगा, फिर 1 घटेगा, फिर 2 जुटेगा, तो 2 में जुटेगा तो 25, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चारों में से कोई अलग है, ठीक है, चलिए कैसे अलग है? ए के बाद क्या आता है? BCD EFGHIJKL, उसमें के बाद ही आता है H के बाद ही X आता है, लेकिन J से पहले ही F आता है, तो चौथा नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, PQRS CFJKLM VWXY, यानी ये गलत है, ठीक है, CD नहीं है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, 83 C के कितना होता है? 3, M का कितना होता है? 13, पहला वाला, LJKL 12 होती है, UV 22 होती है, O 15 और UI 25, J 10, ये 21। क्या कॉमन है? देखिए इसमें अंतर 10 का है, इसमें भी अंतर 10 का है, इसमें भी अंतर 10 का है, लेकिन इसमें 11 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं LMNO, L के बाद MNO यानी 3 जुड़ा, LMNO यानी 3, O PQRSTUVWX यानी 9 जुड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, D H A to Z ना, इसको जोड़ लेते हैं, ABC, और ये जस्ट उसका उल्टा हो गया, A to Z, DEFGH और DW उसका उल्टा, H उसके बाद P और हाई स्कूल जस्ट HS उसका उल्टा, LOX हो गया, लेकिन ये तो जस्ट उल्टा है, लेकिन X जो है वह आपका सही नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये मेरा गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए आगे क्या होगा, यहाँ देखा जाए तो ये मेरा हो जाएगा RPQRMNOCD,
जस्ट ऐसे से जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे के लिखेंगे तब जे के एल, ठीक है, उसके बाद के टी यू, ठीक है, बस डी, उसके बाद डी ई, मतलब एक को माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 271, 271 इसमें क्या अंतर है? अच्छा 504 में 271 कितना अंतर है? 3 का, ये हो गया 3 और 133 का अंतर है। तो 632 में 133 अगर घटा देते हैं तो 9 9 4 499, ऑप्शन नंबर 399, यहाँ 5 बचेगा, 499 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जे पी एन को एल सी पी का, ठीक है, तो जे के एल बी सी एम एन ओ पी, फिर वैसे ही रखेंगे जे के एल, मतलब ये दो जुड़ रहा था, एम एन ओ पी, पी लिखेंगे, बी के बाद जस्ट सी, तो टी के बाद एस टी, उसके बाद यू हो जाएगा पी यू, उसके बाद एन के बाद एम एन ओ पी, दो जुड़ा था तो एच आई जे, पी यू जे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 88 नंबर सवाल, अजय जो है संजय से लंबा है, अजय संजय से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर में लिखेंगे, परंतु विजय से छोटा है, यानी अजय जो है विजय से छोटा है, विजय अभय से छोटा है, विजय जो है ना वह, ये अजय है, विजय जो है अभय से छोटा है, यानी अभय ऊपर में हो जाएगा, अभय से छोटा है, किंतु पन्नालाल से लंबा है। कौन? तो विजय, विजय पन्नालाल से लंबा है। इनमें से बताएं, पन्नालाल या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। बोल रहा है सर्वाधिक लंबा कौन है, तो अभय, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाँ, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है? ऐसे कितने डॉक्टर हैं? तो जो तीनों में आएगा, ये तीनों में जो ना 22 आ रहा है, उसमें डॉक्टर भी है, कलाकार भी है, खिलाड़ी भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 22 आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है, डॉक्टर नहीं है? कितने कलाकार और खिलाड़ी, कलाकार और खिलाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो कलाकार और खिलाड़ी में कौन कौन आता है? तो खिलाड़ी कौन, एक तो वीरित जो है वह डॉक्टर है, वीरित का अर्थ खिलाड़ी हो गया, त्रिभुज का अर्थ डॉक्टर हो गया। तो ऐसे कलाकार, क्या सवाल कर रहा है, ऐसे कलाकार जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कौन वाला है? वीरित, तो वीरित के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। देखिए, चित्र त्रिभुज का अर्थ हुआ डॉक्टर, विरित का अर्थ हुआ आपका खिलाड़ी, तथा चतुर्भुज का अर्थ हुआ कलाकार, ठीक है। अब वहाँ सवाल कर रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी है, ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, यानी डॉक्टर अगर नहीं है तो डॉक्टर को हमको नहीं घेरना है, तो डॉक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। कलाकार खिलाड़ी है, कलाकार है मतलब ये इसमें आना चाहिए और इसमें आना चाहिए, दोनों में कौन आ रहा है? तो ये 8 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने कलाकार है, खिलाड़ी भी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो सर्कल में नहीं आना चाहिए, 8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं है लेकिन 8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से कोई शब्द जो है वह अलग है, चारों में से कोई एक अलग है। देखिए, शहनाई, बांसुरी, पिकालो, ये जो एक वाद्य यंत्र है लेकिन पियानो वाद्य यंत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ए का कॉर्ड 1, बी का कॉर्ड 3, सी का कॉर्ड 5, इसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहा है, तो 92 का कॉर्ड क्या हो, मतलब मैजे का कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये सवाल किया गया है। तो सबसे पहले हमें 1 का कॉर्ड 1 दिया, यानी 2 से 1 घटा देंगे तो 1,
बी में 3 दे दिया, यानी बी का होता है 2, फिर 2 में 1 घटाएंगे, यानी बी का होता है 2 इंटू, फिर 2 में 1 घटाएंगे तो 2 एकम 1 हो गया, और 2 एकम 2 में 1 गया, 2 में 1 गया तो 1, यानी 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर सी का मेरा 5 हुआ, तो सी को 5 कैसे किया, 3 दूनी 6, 3 होता है ना सी, फिर 3 दूनी 6 और 1 घटा देंगे, ठीक है, तो ये मेरा 5 हो जाएगा। तो अब उसी तरह में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ दिया है मेजे, सबसे पहले मेजे लिखेंगे, ठीक है। एम का कितना होता है 13, तो 13 दूनी 26 और 1 25, 1 का कितना होता है, एक ही होता था। आई, आई का कितना होता है, आई मतलब 9, तो 9 दूनी 18 और 1 घटा देंगे तो 17। जेड का होता है 26, 26 में 1 घटा देंगे, 26 दूनी 52 और 1 घटा देंगे तो 51। ई यानी 5, 5 दूनी 10 और 1 घटा देंगे तो 1 9 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 103, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों की संख्या के यदि पहले 2 अंक आपस में बदल दिए जाए तो इन नई संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगा, ठीक है। पहले 2 संख्याओं को जो ना बदल देना, जैसे मान के चलिए 652 है, तो ये बदल देंगे पहला और दूसरा को तो कितना हो जाएगा 505 और 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 198, तो इसको पलट देंगे तो 9 और 1, फर्स्ट दूसरा पलट दिए, तीसरा को नहीं पलटने बोल रहा है 8। उसके बाद इसको पलट 463, तो ये मेरा हो जाएगा 3 4 और ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 5 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि अवरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 3, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4। बोल रहा है दूसरे स्थान पर कौन होता है, तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा 653, यानी ऑप्शन में है 563, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया गया है, कारण अनुमान लगाना है और हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। देखते हैं कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में इसका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और मानवों के लिए खतरा पैदा करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जैसे मान के चलिए जो हम लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो मिट्टी में रह जाती है और वही पोषक तत्व खनिज के रूप में जो हमें जो है सब्जी फलों में मिल जाती है और हमें जो है तरह तरह की बीमारियों से झेलना पड़ती है, ये जिक्र किया गया। अनुमान बताया गया कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अत्यधिक उत्पादन मतलब ज़्यादातर अगर कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यही तो बोल रहा है कथन में। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल का बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। जल का तो बुरा प्रभाव पड़बे करेगा, दोस्तों दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं 95 में। अलका ने एक चित्र को इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के ससुर यानी वह मेरे माँ के ससुर कौन हो जाएगा, मेरे दादाजी का एकलौता पोता है। तो अलका का उससे क्या संबंध है? एकलौता पोता यानी मेरे ही भाई या बहन भाई होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 96 नंबर सवाल। कथन दे दिया गया है, निष्कर्ष से हमें निकालना है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल। 96 नंबर सवाल आते हैं। सभी पेन घर है, सभी पेन घर है, कुछ मेज घर है, कुछ मेज घर है, सभी पेंसिल मेज है, सभी पेंसिल जो है ना वह मेज है, यही बोल रहा है ना, सभी पेंसिल मेज। हाँ, सभी पेंसिल मेज है, ये हो जाएगा, ठीक है। कथन बोल रहा है कुछ पेंसिल घर है, बस 1 मिनट में आ रहे हैं।
कुछ पेंसिल घर है, कुछ पेंसिल घर है, कुछ पेंसिल घर है, नहीं सभी पेंसिल घर है, पहला गलत। कुछ मेज पेंसिल है, कुछ मेज पेंसिल है, हाँ ये तो सही है। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल, अच्छा रुकिए फिर से बनाते हैं। सभी पेन घर है, सभी पेन घर है। कुछ मेज घर है, कुछ मेज घर है। और सभी पेंसिल मेज है, सभी पेंसिल ये हो जाएगा, वो पेन है ये पेंसिल है, ठीक है। तो कुछ पेंसिल घर है, कुछ पेंसिल घर है, क्या ये कुछ पेंसिल घर है? तो ये जरूरी नहीं है, पहला गलत। उसके बाद कुछ मेज पेंसिल है, कुछ मेज पेंसिल है, हाँ ये सही है। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, ये भी जरूरी नहीं है। कोई मेज पेंसिल नहीं, कोई मेज पेंसिल नहीं है, कोई मेज पेंसिल नहीं है, ये गलत। कोई मेज जो है पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल मेज है लेकिन कोई मेज पेंसिल नहीं है, माने ये जो है आपका सही भी हो सकता है गलत भी, यानी 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का 3 गुना था, यानी अगर उस टाइम ये x तो पिता हो जाएगा 3x। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रहेगी? तो 48 वर्ष अगर मान के चलिए पिता की उम्र, यानी 3x बराबर 48, ठीक है। और किस टाइम? जब इसका पुत्र का एज घट जाएगा उस टाइम ये उम्र था, तो उससे घटा देंगे, तो ये इधर आएगा, तो याद रखना ये 2 ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो यानी 4x बराबर 48, यानी x बराबर हो जाएगा 12। तो x बराबर 12, यानी 12 में मेरा 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले हमको जोड़ना है, तो 12 में 8 घट 12 में 4 घटा देंगे तो 4 में पुत्र का उम्र 4, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल। आनंद, विमल, सुनील, दीपक और हेमंत प्रत्येक अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सुनील दीपक और आनंद से पहले, सुनील जो है वह दीपक और आनंद से पहले पहुंचता है, सुनील दीपक और आनंद से पहले पहुंचता है, ठीक है, यानी ये इधर पहले जा रहा, लेकिन केवल विमल के बाद पहुंचता है, यानी विमल सबसे पहले होगा। हेमेंद्र स्कूल में पहुंचने में अंतिम नहीं लगाता है, यानी हेमेंद्र जो है हेमेंद्र स्कूल पहुंचने में अंतिम नहीं लगाता, स्कूल में अंत में कौन पहुंचता है? तो स्कूल के अंत जो है वह हेमेंद्र का जिक्र तो यहाँ नहीं किया था, आंकड़े गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंकड़ा अपर्याप्त है। नेक्स्ट आते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को ये कहा जाएगा, एक्जोटिक को क्या बोला जाएगा? देखिए जस्ट इसका उल्टा कर दिया, KINDLE कैंडल, इसको बोल दिया ENDNIK, ठीक है, तो NIKEND ये से किया है, तो EXOTIC को क्या बोलेंगे? तो EX, तो सबसे पहले यहाँ C को लिख देना है, C फिर I फिर T फिर O फिर X फिर E, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल। कौन सा चित्र है जो खाली जगह पर निरूपित होगी? खाली जगह पर निरूपित क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगी। चलिए ये रहा आपका आंसर की